मेरा नाम विश्व छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और रिसेंटली, हालांकि 2 साल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें NPO पार्टनरशिप वगैरह हम स्टडी करेंगे। मकसद यही है कि आप एक अच्छी पढ़ाई करें, एक आपको अच्छी नॉलेज मिले। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छे से अच्छे मैं समझा पाऊँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इनका मकसद होता है प्रॉफिट नहीं, इनका मेन मकसद है, इनका मकसद होता है आम पब्लिक को सर्व करना, आम जनता की भलाई करना। उस तरह के काम करते हैं। अब वो काम कैसे होंगे? वो एजुकेशन लाइन के काम होंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड लाइन होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम होंगे, चैरिटी वाले काम होंगे, डोनेशन वाले, हॉस्पिटल वगैरह, ऑर्फनेजेस, लाइब्रेरी। ठीक है, कुल मिला के फिजिकल और मेंटल लाइफ बढ़िया करना इन NPOs का काम होता है। अब प्रॉफिट नहीं चाहते, इट डजेंट मीन कि ये लोग अपने अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, अपना हिसाब नहीं रखेंगे। देखिए, ये अकाउंट्स तो बनाएंगे कि इन स्पाइट ऑफ कि इनका प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी ये लोग अकाउंट्स तो मेंटेन करेंगे, हिसाब तो ये बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? एक NPO बेसिकली 3 चीज़ें बनाता है। एक तो ये बनाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ को गया, कितना गया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक ये लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जनरली हम सोच लेते हैं कि रिसिप्ट और इनकम एक ही बात है, पर ये अलग अलग होता है, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और तीसरा ये लोग चीज़ बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले जो NPO होते हैं वो एक कैश बुक मेंटेन करते हैं और उस कैश बुक की मदद से ईयर एंड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। आज की वीडियो में अपन 2 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अपन ये सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा। धीरे धीरे अपन एडवांस लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी पहले थोड़ा सा एक इंट्रो समझाने के लिए आपके सामने एक PPT आएगी, उसमें मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, ये समझाने के लिए कि NPO के पास पैसा कहाँ से आता है, कौन सी वो आइटम्स है जहाँ से पैसा आता है और कौन सी वो पेमेंट आइटम्स है जहाँ पैसा जाता है। अगर बाय द वे आपको इन आइटम्स की नॉलेज है तो फिर आप उस 4-5 मिनट की PPT को आप स्किप कर लीजिए और सीधा आप क्वेश्चन देखने लग जाइए। और मैं क्वेश्चनों में भी एडवाइस करूँगा कि अगर आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है पहले से, तो आप एडवांस लेक्चर्स देखिए, स्टार्टिंग लेक्चर्स भले छोड़ दीजिए। और आपको जब भी लेक्चर कोई टफ लगे तो आप उससे पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, आपको समझदारी से स्टडी करना चाहिए। टाइम प्रीशियस है, टाइम कम होता है, सो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, अभी आपके सामने पहले PPT आ रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं NPO के बारे में। NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ना होते हुए भी पब्लिक वेलफेयर के लिए सोचते हैं और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, करना चाहते हैं और करते हैं। मेन मकसद प्रॉफिट नहीं होता, मेन मकसद आम आदमी को सर्व करना होता है। उन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। NPO जैसे मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मोटो नहीं, सर्विस मोटो। चलिए, अब इसमें पहली बात आती है कि NPO होता क्या है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंस्टीट्यूशन विच आर इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। इनका मेन मकसद सेवा प्रदान करना होता है। अब आप जानना चाहेंगे ऐसे कौन है? जी हाँ, तो इनके एग्जाम्पल आ रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्लब्स, टेम्पल्स, धर्मशाला, स्पोर्ट्स क्लब, ऑर्फनेजेस, लाइब्रेरी, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, ये भी ठीक है कि कुछ स्कूल्स बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बहुत पेशेंट से कमाते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द होते हैं वो सर्विस मोटिव के साथ ही काम करते हैं। तो हम सबको एक जैसा नहीं रह सकते कि सब लोग मनी मेकिंग में लगे हुए हैं। तो ये जनरली सर्विस मोटो से चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई कहता है कि जब इनका काम है सेवा करना, सर्व करना, तो ये हिसाब रख के क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं है। देखो, हिसाब तो ये रखेंगे और ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे 3 चीज़ें तैयार करेंगे। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, दैट इज़ जो पैसा आया और जो पैसा गया उसका हिसाब रखेंगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे कि इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ और कितना सरप्लस हुआ, यानी कितनी बचत हुई। और एंड में ये लोग भी बैलेंस शीट बनाना चाहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना चाहेंगे, जिसमें ये लोग भी अपने असेट और लायबिलिटीज़ को शो करेंगे। ठीक है, ये बातें आप हिंदी में भी लिखी हुई है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप पॉज करके पढ़ लें, और वैसे हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ। चलिए, इसके बाद है, देखिए आपने जब पहले अकाउंटेंसी पढ़ा है तो ट्रेडिंग कंसर्न्स के बारे में पढ़ा है कि सेल होता है, परचेज़ होता है, कमीशन वगैरह होता है। यहाँ जनरली इस तरह की आइटमें नहीं होती। एनपीओ में कुछ स्पेशल आइटमें होती है, जैसे एक आइटम आती है डोनेशन। अब डोनेशन क्या होता है, तो मान लीजिए हमारा एक मान लीजिए लाइब्रेरी है, तो हमें डोनेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये एक बताता है कि डोनेशन इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड नॉट पीरियडिकली। ठीक है, डोनेशन के साथ ये है कि नॉन अकरिंग है, नॉन रैकरिंग है, सॉरी, मतलब ये कभी भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, हो सकता है मेंबर से मिले और हो सकता है बाहर के किसी आदमी से या एजेंसी से मिले। ठीक है, डोनेशन अलग होता है सब्सक्रिप्शन से। पहले खैर अभी अपन डोनेशन पे रहते हैं। अब डोनेशन में भी दो तरह का डोनेशन होता है। देखिए, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। मान लीजिए जो डोनर है, देने वाला है, वो ये कहता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ और आप बुक्स खरीदेंगे, क्लब के लिए बुक्स परचेज़ करेंगे या कुछ भी, या वाटर कूलर खरीदेंगे, XYZ। तो जब डोनेशन देने वाला बता देता है कि वो क्या चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में जोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डोनेशन देने वाला मान लो 4,000 5,000 डोनेशन दे गया, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो डोनेशन क्यों दे रहा है, यानी ये क्लब के ऊपर होता है और लाइब्रेरी के ऊपर होता है कि वो उसे चाहे जैसे यूज़ करे, तो वो होता है जनरल डोनेशन। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि डोनेशन दो तरह का होता है। जनरल डोनेशन को हम इनकम मानते हैं और स्पेशल डोनेशन, या सही वर्ड है स्पेसिफिक डोनेशन, उसे हम अपने लाइब्रेरी साइड में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो डोनेशन एक आइटम है जो खास करके मैं कहूँगा एनपीओज़ के केस में ही आती है। दूसरा आइटम है जैसे सब्सक्रिप्शन। देखिए, लाइब्रेरी है तो वहाँ मेंबर्स बनेंगे, जो वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आएंगे तो वो मेंबर्स बनेंगे और वो फिक्स कमिट करते हैं कि हम इतना आपको पर महीना या पर ईयर देंगे। मान लीजिए 100 रुपया हर साल देंगे या 1000 रुपया पर साल देंगे, तो उसे हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। हिंदी में से अपन चंदा नाम देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इज़ द अमाउंट पेबल बाय द मेंबर्स फॉर एनपीओ फॉर रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप पीरियडिकली। और अगर उनको मेंबर देखो बने रहना है तो वो हर साल देंगे, हर साल देंगे। और इट इज़ रैकरिंग इन नेचर, दैट इज़ ये बार बार रिपीट होती है इनकम। ऐसा नहीं है एक बार मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा, ये इनकम बार बार आपको मिलेगी और ये रेवेन्यू नेचर की होती है। ठीक है, इसके बाद है ग्रांट या एड। देखिए, जब कोई आदमी अच्छा काम करने जाता है ना, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा काम करने जाती है, तो लोग पीछे नहीं हटते, लोग भी मदद करते हैं, गवर्नमेंट भी मदद करती है। तो गवर्नमेंट से भी ग्रांट या एड आपको मिलती है अच्छे काम के लिए, यानी पैसा वहाँ से भी आता है। ग्रांट इज़ एन एड इशूड बाय एनी गवर्नमेंट और एजेंसी टू एनी एनपीओ फॉर स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। तो गवर्नमेंट आपको देती है पैसा अगर डोनेट करती है, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लब वाकई में अच्छे काम कर रहा है, गवर्नमेंट की नज़र में है, तो गवर्नमेंट आपको मदद दे सकती है। वो आपकी फिर रिसिप्ट होगी, आपको पैसा मिलेगा, तो रिसिप्ट साइड में जाएगा। हम इन आइटमों को बारे में क्यों सुन रहे हैं, एक तो ये समझ डेवलप होने के लिए कि एनपीओ चलता कैसे है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहाँ? तो अभी तक हमने 3 नाम सुने, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट या एड, इनसे ये चलता है। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। देखिए, हमारी जैसे लाइब्रेरी है, हमने उसी का एग्जाम्पल लिया है, तो हर साल नए मेंबर बनेंगे और उनसे हम एंट्री फीस लेंगे। ठीक है, तो हर साल कुछ ना कुछ लोग हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनसे एडमिशन फ़ीस लेंगे। अगर मान लीजिए आपका स्कूल है, तो स्कूल वाले में जब नया स्टूडेंट आएगा, तो हम उससे हो सकता है कि ट्यूशन फ़ीस के अलावा, जो पढ़ाने की फ़ीस होती है, उसके अलावा हम उससे एंट्रेंस फ़ीस भी लें। तो ये इस तरह से है। तो कहता है कि एंट्रेंस फीस इज़ कॉल्ड एडमिशन फीस, इट इज़ अ फीस पेड बाय मेंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और ये आइटम भी रैकरिंग नेचर की है। रैकरिंग इस तरह से है कि हर साल हमें कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग हमें ज्वाइन करते हैं। और एंट्रेंस फीस को जनरली हम इनकम मानते हैं और इसे इनकम में दिखाएंगे। ठीक है, पहले हमें ये मिलेगा तो ये रिसिप्ट बनेगा और बाद में जब अपन इसे ट्रीट करेंगे तो इसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। प्रवेश शुल्क इसे हिंदी में कहते हैं और ये हिंदी में भी सारी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइफ मेंबरशिप फीस।
देखिए हम अपने मेंबर्स को ये भी कह सकते हैं कि भाई आप बार बार नहीं देना चाहते तो आप वंस इन अ लाइफ दे दो, कि आप 10,000 रुपये दे दो, आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाएगी। तो इस तरह से भी हमें पैसा मिलता है, लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क भी हमें मिलता है और ये फिर बार बार नहीं मिलता। तो इसका नेचर कैपिटल होता है। जो चीज़ बार बार होती है वो रेवेन्यू नेचर होता है, रिपीट नेचर, रिपीट से वर्ड आता है रेवेन्यू नेचर। और जो वंस इन अ लाइफ होती है तो वो अपन उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। जैसे ऐसे ही बताने के लिए, जैसे एक होता है पनिशमेंट, तो पनिशमेंट यानी सज़ा, और एक होता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट होता है फांसी। तो कैपिटल पनिशमेंट आप बार बार नहीं दे सकते, वो वंस इन अ लाइफ होता है, एक बार दिया गेम ख़त्म। चलो ठीक है, डरा दिया आपको। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज़ द फीस रिसीव्ड फ्रॉम दोज मेंबर्स हु डू नॉट पे पीरियोडिक फीस और सब्सक्रिप्शन। वो बार बार नहीं देंगे पीरियोडिकली, यानी 1 साल बाद, 6 महीने बाद, ऐसा नहीं देंगे, बट पे एज अ लमसम अमाउंट टू बिकम लाइफ टाइम मेंबर्स। वो एक साथ देते हैं, एक साथ के लिए लमसम वर्ड आता है। इट कैन बी शोन बाय एडिंग इट टू कैपिटल फंड और सेपरेटली ऑन द लेफ्ट साइड। तो आप इसे अलग से दिखा सकते हैं और इसे कैपिटल फंड में भी जोड़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है आपका लेगेसी, विरासत। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी की जब डेथ होती है तो वो विल करता है, यानी वो अपनी एक इच्छा जताता है कि मैं इस क्लब को जान देना चाहता हूँ। फॉर मान लीजिए कि हमारी एक गौशाला है, हम काऊ को हैंडल करते हैं, उनको टेकन केयर करते हैं। कोई आदमी मरा और वो अपनी पूरी बिल्डिंग या 25-50 लाख रुपए गौशाला के लिए छोड़ गया, तो उसे बोलते हैं लेगेसी। तो आदमी जो पीछे छोड़ के जाता है उसे बोलते हैं विरासत हिंदी में, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं लेगेसी। तो ये रिसिप्ट है और इसका भी नेचर कैपिटल होता है। जनरली ये बार बार नहीं मिलती। लेगेसी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विल ऑन द डेथ ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर। तो कोई कॉन्ट्रीब्यूटर होगा जिसकी ये विल होगी, जिसकी ये इच्छा होगी कि मेरे मरने के बाद क्लब को या ऑर्गेनाइजेशन को इतना मिलेगा। In other words, we can say that the legacies are the donations made by a person in his will, so their donation are called legacy। हिंदी में भी सुन लेते हैं। विरासत किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी इच्छा के तहत संगठन द्वारा प्राप्त की गई राशि को बताता है। हम कह सकते हैं कि विरासत उस व्यक्ति के द्वारा संस्था को किया गया दान है। ठीक है, चलिए और सुन लेते हैं। एक आइटम है ऑनरेरियम। ये रिसिप्ट का आइटम नहीं है, पेमेंट का आइटम है, पर मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, जनरली हमारे पास जो होता है वर्किंग स्टाफ, उसको हम सैलरी देते हैं। तो फिर ऑनरेरियम वर्ड क्या आता है, कभी कभी हम स्पेशल काइंड ऑफ सर्विसेज लेते हैं कि सर वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका स्पोर्ट्स क्लब है या मान लीजिए आपका स्कूल है, मान लीजिए स्कूल है और आपको मैचेस करवाने हैं, टूर्नामेंट करवाने हैं, तो आपने 1 हफ्ते के लिए कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट कोचेज़, ग्राउंड्समैन, उनकी सर्विसेज ली। अब आप उनको जो पैसा दोगे तो उसे क्या कहोगे, तो सैलरी वर्ड प्रॉपर नहीं है, उसके लिए जो वर्ड आएगा दैट इज़ ऑनोरेरियम। आप उनकी ऑनर में, उनके मान में उनको कुछ दोगे तो ऑनोरेरियम है। तो ये एक आइटम है, ये आइटम पेमेंट है और बाद में इसे एक्सपेंडिचर साइड में आप दिखाएंगे। आज के लेक्चर में तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट ही सुनेंगे, बट ऑनोरेरियम एक आइटम है जो पेमेंट साइड में होती है। ऑनोरेरियम इज एन अमाउंट पेड टू अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग सम स्पेशल सर्विसेज फॉर एनपीओ। तो वो अपनी कुछ सर्विसेज रेंडर करेगा यानी देगा और हम बदले में उसको पैसा देंगे। ठीक है, और ये मेन बात है कि वो बंदा हमारा एम्प्लॉय नहीं होता है, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसकी कुछ विशेष सेवाओं के बदले हम उसको पेमेंट करेंगे, ये हमारे लिए खर्चा होता है। ठीक है, एक लास्ट बात, काफ़ी लंबी पीपीटी हो गई बट लास्ट बात सुन लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे। आप बाय द वे बोर हो रहे हैं तो भले आप स्किप कर लीजिए अगर आपको आता हो। तो फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं, तो देखिए आज जो हम ये सीखेंगे इसमें 5-6 फीचर्स है। पहला, इट इज़ अ रियल अकाउंट। तो मतलब इसका जो नेचर होता है, जैसे अकाउंट होते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये रियल अकाउंट का नेचर होता है। इसमें आपको डीआर के तरफ इनकमिंग यानी रिसिप्ट दिखानी है और सीआर की तरफ आपको पेमेंट दिखानी है। सेकंड पॉइंट कहता है कि रिसिप्ट और पेमेंट का जो गैप बचेगा आखिर में, जो आपका जैसे रिसिप्ट है मान लो 1 लाख और पेमेंट है मान लो 80,000, तो एंड में जो 20,000 बैलेंस बचेगा ना, वो आपका असेट हो जाएगा और वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा कैश इन हैंड के नाम से और असेट्स में जाएगा। थर्ड इन्होंने बताया है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, ये 2 बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितना भी आपका पुराना पैसा है उसे आप 2 बैलेंस बीडी करके मार्क करेंगे, वहाँ आपको कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस हो तो वो भी दिखाना है। ठीक है, और भी कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आई है कि ये कैश बुक का समरी पेज होता है। जो आपकी कैश बुक होती है ना, उसमें तो जितनी बार सब्सक्रिप्शन आएगा, डोनेशन आएगा, उस सबको लिखा जाएगा।
डे वाइज, मंथ वाइज, क्रोनोलॉजिकल। लेकिन रिसिप्ट साइड में आप पूरा पैसा जोड़ दोगे कि पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन आया, कितना डोनेशन आया, वो सब आप जोड़ दोगे। तो ये एक बात है कि ये कैश बुक का एक तरह से समरी पेज होता है, और एक आइटम इसमें एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। और एक और बात है कि जब आप पे करोगे तो वेदर यू आर पेइंग फॉर एक्सपेंस और यू आर पेइंग फॉर असेट, आपको इसे पेमेंट साइड में दिखाना है। जैसे आप फर्नीचर के लिए पैसा देंगे तो भी पेमेंट साइड में लिखेंगे, रिपेयर के लिए देंगे तो भी पेमेंट साइड में लिखेंगे। इसी तरह आप मान लो 2020 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 2019 यानी पिछले साल का पेमेंट करेंगे तो भी लिखेंगे। तो पेमेंट का मतलब है जब हम पे करते हैं तो हम सब लिखेंगे, चाहे वो इस साल का है, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे वो अगले साल का है। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से चलता है। और लास्ट है कि केवल और केवल कैश आइटम्स ही रिकॉर्ड होंगे। कैश आया है तो आने दो रिसिप्ट में, कैश जाता है तो जाने दो पेमेंट साइड में। कुछ आइटम होती है जिसको नॉन कैश आइटम बोलते हैं, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हुआ, इनकम आउटस्टैंडिंग हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसे अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखाते हैं। ये सबसे पहले बनाई जाने वाली चीज़ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए अभी आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, आप डेफिनेट बातों को समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू। एनपीओ के अपन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट होते हैं। ये बात हमने जानते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अभी अपने पीपीटी में सुना कि उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, जनरली एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। और कैश बुक के साथ साथ एक मेंबर्स रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कैश बुक में वो डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, लेकिन अगेन आप सोचिए कि कैश बुक पूरे साल की बहुत बल्कि होती है, भारी होती है। तो एंड ऑफ द डे वो क्या करेंगे, इसका एक समरी तैयार करेंगे। तो कैश बुक का जो समरी होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैसे बनता है देखते हैं। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको सिंपली वहाँ जाना है और जाके लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपको ईयर पता है तो आप ईयर लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग, कि किस ईयर के लिए आप इसे बना रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले है एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3260। हमें सब्सक्रिप्शन मिला तो ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में जाएगा और वहाँ पे जाके हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मेंबर्स बनना मंजूर किया, ठीक है। जैसे अपन जानते हैं यूट्यूब पे तो अपन सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको समझ में आए, लेक्चर पढ़ाने का तरीका ठीक लगे कुछ एक लेक्चर्स देखने के बाद, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्लब्स होती हैं, वहाँ पे भी लोग सब्सक्रिप्शन जमा कराते हैं, चंदा जमा कराते हैं। तो 3260 सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। नेक्स्ट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग। कुछ लोगों से हमें पैसा नहीं मिला, यानी कुछ लोगों ने तो अपना टाइम पे चंदा जमा करा दिया और कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन चंदा जमा नहीं कराया। तो आपको उसे नहीं लिखना कि सर उसका कुछ तो करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, आपको उसे नहीं लिखना। जनरल एक्सपेंसेस पेड, तो हमने एक्सपेंसेस पे किए तो हमारा पैसा गया, तो आपको सिंपली पेमेंट साइड में आना है और वहाँ जाके लिखना है बाय जनरल एक्सपेंसेस। और पेड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पे किया है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर पे ना किया होता तो लिखते ही नहीं। जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, बाकी है तो लिखना नहीं। जितना हमने पे किया वो तो हम लिखेंगे और जितना आउटस्टैंडिंग है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो यही रिसिप्ट एंड पेमेंट की खासियत होती है। ये बात ज़रूर आपको परेशान करेगी कि सर जो आउटस्टैंडिंग है उसे कहीं तो लिखना चाहिए, तो वो 2 वीडियो के बाद आपके सामने आएगा कि कहाँ लिखना चाहिए। सैलरी एंड वेजेस में पैसा जाता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी आइटम क्लब्स के लिए इनकमिंग बनेगी और कौन सी आउटगोइंग बनेगी। तो सैलरी एंड वेजेस में पेमेंट जाएगा, तो ये हो गया आपका 1800। नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस में पैसा जाएगा, तो यहाँ आ गया बाय रेंट एंड टैक्सेस और 1120 पैसा जाएगा। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आप परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, हम तो न्यूज़पेपर सेल करेंगे नहीं,
तो न्यूज़पेपर परचेज्ड ही होगा और उसमें पैसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लोग हमारा क्लब ज्वाइन करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, लाइफ मेंबरशिप लेते हैं और पैसा जमा कराते हैं, तो यहाँ आएगा टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेगा कि रिसीप्ट आइटम कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे डील करना है। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। हमारे क्लब में नए नए मेंबर एंट्री लेते हैं तो उनसे हमें एंट्रेंस फीस मिलती है। एंट्रेंस फीस हिंदी में से अपन बोलते हैं प्रवेश शुल्क। ठीक है, कहीं पे भी एंटर होना है तो हम हर किसी को तो अपना मेंबर बना नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भी क्लब चलाना है तो थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वेल हमारे पास जो फंड है वो हम इन्वेस्ट करते हैं जिसका इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए इनकम की आइटम है। रिसिप्ट है, पैसा पहले आएगा हमारे पास, तो जस्ट आपको फाइंड आउट करना है पैसा आएगा कि जाएगा। सन्ड्री रिसिप्ट इसके अलावा हो सकता है कि आपने जैसे रद्दी पेपर बेच दिया या पुरानी कोई डिस्कार्डेड असेट्स बेच दी, तो वहाँ से आपके पास पैसा आएगा, तो सन्ड्री रिसिप्ट। तो सिंपली हमने क्या किया, जहाँ से पैसा आया वो हमने एक तरफ लिखा और जहाँ पैसा गया वो हमने एक तरफ लिखा। आखिर में आपको इनको ऐड कर देना है, जैसे 32, 37, 41, 61, 64, 65, 60, 140, 220, 280, 6780। जो हमारा रिसीप्ट है वो है 6780 और 1800, 2800, 3900, 4100, 80, 100, 150, 4250 का हमारा पेमेंट है। तो हमारा रिसीप्ट और हमारा जो पेमेंट है उसका हम गैप करेंगे और ये जो गैप है वो है 2530 का, ये गैप है, ये यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चाहे NPO चैप्टर है या आगे हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, बड़े आराम से आपको समझ में आएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और खुद से प्रैक्टिस लगानी होगी। ठीक है, जब जब पॉसिबल होगा तो वीडियो के नीचे हम PDF सॉल्यूशन भी देंगे, आप उन PDF सॉल्यूशन को देख के भी उससे आपको हेल्प मिलेगा, प्रेजेंटेशन का तरीका पता लगेगा। चलिए, ये रिसिप्ट और वो पेमेंट, आखिर में आपको बैलेंस CD ज़रूर निकालना है और ये जो बैलेंस CD होता है ये अगले महीने के लिए या अगले साल के लिए टू बैलेंस BD बनता है। तो यहाँ जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट सीजन का ओपनिंग बैलेंस होता है। चलिए, पेमेंट अकाउंट पे अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी कि कौन सी आइटमें इसमें कवर होती हैं कौन सी नहीं हो पाती। क्वेश्चन 2, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा आया और गया उसका हिसाब, इसका जो नेचर होता है वो ये एक तरह से रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में एक तरह से कितना रियल में कैश आया और कितना रियल में हमारा पैसा गया, और ये एक तरह से कैश बुक का समरी पेज होता है। कैश बुक क्या होती है, डिटेल्ड होती है, तो उसका अगर एक पेज में समरी निकाला जाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। सबसे पहले है ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ये आपका पुराना बैलेंस है और कैश का DR नेचर होता है, इसलिए DR से स्टार्ट होगा। तो 5000 रुपये DR से स्टार्ट होगा टू बैलेंस BD। आपको यहाँ बताना चाहिए कि कितना पैसा आपके पास कैश में है और कितना पैसा आपके पास बैंक फॉर्म में है, अगर है तो लिखना है। ओवरड्राफ्ट तो उस तरफ लिखना है। रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हमें सब्सक्रिप्शन मिला, तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे हमें चंदा मिला है और यहाँ लिखा है LY CY NY। लास्ट ईयर के लिए 300 रुपये हमें मिला, दैट इज़ कुछ लोगों ने पहले नहीं दिया था, हमने उनको याद दिलाया, 300 रुपये उनसे लिया। 6200 हमें इस साल का मिला, और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने एडवांस दे दिया। मान लीजिए क्लब के पास शॉर्ट है फंड, तो हमने कहा भाई आप एडवांस दे दो, तो उन्होंने एडवांस में रिसिप्ट कटवा लिया, तो हमारे पास 7000 आया। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड हमें इसमें सारा लिखना है जितना हमें इस साल मिला
उसके बाद सैलरी पेड फॉर प्रीवियस ईयर, अच्छा यूँ लिखा है सैलरी पेड प्रीवियस ईयर सैलरी ऑफ 500 इंक्लूडेड इन इट 2000। तो जो हमने सैलरी पे की है इसमें प्रीवियस ईयर का फिगर इंक्लूड है। तो यहाँ जैसे हम गए बाय सैलरी, टोटल हमने 2000 रुपये दिए हैं, 500 रुपये प्रीवियस ईयर के लिए हैं और बाकी 1500 इस साल के लिए है। तो हमारा कोई स्टाफ रहा होगा, उसको हमने पहले नहीं दिए होंगे तो हमने वो दे दिए और वो इस 2000 में इंक्लूड है। फर्नीचर परचेज्ड इन कैश 1500, हमने फर्नीचर परचेज किया है, पेमेंट हुआ है, तो आपको पेमेंट में जाके लिखना है बाय फर्नीचर। आपने पेमेंट साइड में लिख दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने इसके लिए पैसा दिया है और आपने 1500 रुपया दिया है। आगे लिखा है सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट। क्लब के पास कोई मशीन रही होगी, वो हमने सेल की है लेकिन क्रेडिट पे की है, इसलिए ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं जाएगा। पैसा आया नहीं तो हमें इसमें लिखना नहीं है। इसके बाद लिखा है एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 500, इस साल का 500 बाकी रह गया, इसका भी कुछ नहीं करना। ये 500 रुपये बैलेंस शीट में जाएगा कि 500 रुपये हमें फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन मिला नहीं है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको आपको नहीं लिखना है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, सैलरी बाकी रह गई स्टाफ की, ये बात भी नहीं लिखेंगे। तो अभी आप देखो 3 बातें मैंने कौन सी इग्नोर की। मशीन का सेल क्रेडिट पे हुआ इसलिए छोड़ दिया, सैलरी दी नहीं है तो नहीं लिखना, सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है तो नहीं लिखना, रिसीव्ड एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पे हमारे को जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनसे एंट्रेंस फीस मिला तो ये रिसिप्ट की तरफ आएगा। और लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सेंस देता है इंटरेस्ट पेबल, पे करना है, पे नहीं किया, ये इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो फिर आप इसे मत लिखो। तो आपको अपनी 7 और 5 12 और 13,100 13,100 ये आपकी रिसिप्ट है, 13,100 और 3,500 ये आपकी पेमेंट है। इन दोनों का आप गैप करेंगे और ये जो गैप आएगा ना, ये गैप आपका असेट है। रिसिप्ट और पेमेंट का ये जो गैप है ये आपका असेट बनेगा, इसे बाय बैलेंस सीडी कहा जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और अगली सीज़न के लिए टू बैलेंस बीडी बनेगा, बाय बैलेंस सीडी बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। जैसे मैंने बताया कि हमने एनपीओ और पार्टनरशिप पे पूरी एक वीडियो सीरीज़ तैयार की है ताकि आपके ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएं। सो मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ वीडियोस देखिए, अगर आपको लगता है कि वीडियोस हमारे काम के हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें। एक और बात है कि अगर आपको लगता है वीडियो काम के हैं तो आप अपने उन साथियों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा जिनके काम का है, ठीक है। अभी लॉकडाउन का टाइम है, हो सकता है अमाउंट बहुत सारे लोग हैवीली पे नहीं कर पा रहे हों, सब लोग हैवी फीसेस देके कोचिंग ना ले पा रहे हों, तो अगर आप उनको शेयर कर देंगे तो डेफिनेट उनको हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट आप कन्विंस हो जाइए, अगर आप कन्विंस हो जाते हैं कि ये फ्रूटफुल है और ये यूज़फुल मटेरियल है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।